नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। पात्रता परीक्षा बीटेट 2012 में हुआ था, उसके हल प्रश्न पत्र को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है आपका हिंदी का, ठीक है, हिंदी का क्या किया गया है, तो हिंदी का सिलेबस आपको जो न्यू सिलेबस जेटेट का दिया गया वो कंप्लीट किया गया। अब उसके बाद हम लोग क्या बना रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, जिसमें आपको हरियाणा का क्वेश्चन बैंक समाप्त कर दिया, आज बिहार का हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का हल प्रश्न पत्र बना लेने से आपके दिमाग में यह होगा कि किस तरह का प्रश्न आता है, उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी शिक्षक केवल हिंदी का यदि नोट्स लेना चाहते होंगे स्पेशल, तो ओनली कितना 99 रुपीज़ में यहाँ से सिलेबस पूरा न्यू और उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बिहार में किस तरह का प्रश्न पूछा गया था उसको यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। और बोर्ड की तरफ से जो आंसर सही किया गया था उसको हम यहाँ पर बताएंगे। 91 से स्टार्ट था, भाषा एक हिंदी, इसमें 30 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी में कारक के विभक्ति सहित कितने भेद माने जाते हैं, हिंदी में कारक के विभक्ति सहित कितने भेद माने जाते हैं, 8, 14, 7 या 10, ठीक है। तो देखिए हिंदी में कारक के विभक्ति सहित जो है आपका 8 भेद माना जाता है, ठीक। जिसमें आप लोग नाम देखे होंगे, तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक होता है, ठीक है। और देखिए हम आपको यहाँ पर जो अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कारक आपको हम बहुत अच्छी तरह से बता दिए हैं, ठीक है। तो कारक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपने हरियाणा में भी देखा कारक से प्रश्न था, बिहार में भी देखे कि कारक से प्रश्न है, आपका झारखंड में भी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, धनुष टंकार का संधि विच्छेद होगा, धनुष जोड़ टंकार, धनुष जोड़ टंकार, धनुष जोड़ टंकार और धनुष जोड़ टंकार, क्या होगा इसका संधि विच्छेद, ठीक है। देखिए क्या है, धनुष टंकार, यही है ना धनुष टंकार, इसका जो संधि विच्छेद आपका हो जाएगा इसके लिए, तो देखिए हो जाएगा धनु, क्या हो जाएगा, धनु जोड़ टंकार, धनु जोड़ टंकार, और ये कौन सी संधि हो जाएगी, तो विसर्ग चिन्ह है इसलिए विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है, आपको बताना है कि नेत्रहीन जो है किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है, देखिए नेत्रहीन का जब आप विग्रह करेंगे, नेत्रहीन का जब आप विग्रह करेंगे तो क्या होता है बताइए, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, ठीक है, या नेत्र से हीन, ये जो है आपका कौन सा चिन्ह आया, से कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह, ठीक है। जब आप किसी समास का विग्रह करें और उसमें कारक चिन्ह आए तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, याद रखिएगा। जब विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ रहा होगा तो उसको आप तत्पुरुष समास में ले जाएंगे, तो तत्पुरुष समास कहाँ पर है, डी में है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। सकाम का विलोम है, सकाम का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है, ठीक है। सुकर्म, निष्काम, समादृत, इनमें से कोई नहीं, तो सकाम का विलोम शब्द निष्काम होता है, राइट आंसर बी होगा। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, देखिए आपको जो सिलेबस कंप्लीट हमने किया उसमें मुहावरा आपको हम दिए हैं, ठीक है। देखिए मुहावरा आपको दिया गया था और उसमें है भी, वेतन देना, रिश्वत देना,
लालच देना, कर्ज देना। ठीक है, तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना या घूस देना, उसी को हम लोग कहते हैं मुट्ठी गर्म करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ठीक है, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। देखिए यहाँ पे उच्चारण स्थान अभी आपको हमने करवाया नहीं है, लेकिन इसके पहले वाले जो पुराने सिलेबस थे उसके अनुसार हमने उच्चारण स्थान करवाया है, लेकिन उच्चारण स्थान आपको हम इसमें करवाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम उच्चारण स्थान करवा देंगे, क्योंकि उच्चारण स्थान से एक प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे क वर्ग है, क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ, ये 4। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। ठीक है, फिर च वर्ग, च, छ, ज, झ। ठीक है, ये 4 गो हो गया, इसका उच्चारण स्थान कंठ के बाद तालु हो गया। ठीक है, फिर ट, ठ, ड, ये ट वर्ग, तो इसका मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। इसको इस तरह से देख लेना है, क वर्ग में उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ओष्ठ, ये सब होता है। ठीक है, इसको एक बार हम करवा भी देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। मूर्धा किस में है? सी में है। हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए हिंदी में 2 लिंगों का प्रयोग होता है, एक को हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं और दूसरा को पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची है। जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची कौन है? ठीक है, बताना है आपको। तो जाह्नवी शब्द का पर्याय क्या होगा? कुमुदनी, रश्मि, नलिनी, मंदाकिनी। ठीक है, तो देखिए जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो एक होता है मंदाकिनी, अलकनंदा, अलकनंदा, सुरसरिता, सुर नदी, देवपागा, सुरतरंगिणी, ये सब होता है। ठीक है, तो इसमें जो दिया वो क्या है? मंदाकिनी मिल रहा है, मंदाकिनी। राइट आंसर डी हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। शुद्ध वर्तनी, वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध लिखा हुआ है? यानी, क्या लिखा हुआ है? यानी। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? अनाधिकार, प्रतिज्ञा, आशीर्वाद। कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो आशीर्वाद, ये शुद्ध है। राइट आंसर डी हो जाएगा। यदि आप कहीं प्रशिक्षण के लिए जाएंगे तब अनुभवी अध्यापक का अनुभव सीखेंगे, शिक्षकों से नई नई विधियाँ सीखेंगे, शिक्षक की नई नई विधियाँ सीखेंगे, इनमें से सभी क्या होगा यदि आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे? ठीक है, तो अनुभवी अध्यापक का अनुभव सीखेंगे, ये भी सही है। शिक्षकों की नई नई विधियाँ सीखेंगे, ये भी सही है। शिक्षकों की नई नई विधियाँ सीखेंगे, सेम चीज़ दे दिया है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। एक अच्छे अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एक अच्छे अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बच्चों में पुस्तक प्रेम पैदा करना, परीक्षा उत्तीर्ण करने में बच्चों की सहायता करना, अच्छा खिलाड़ी बनने में बच्चों का सहयोग करना, बच्चों में चिंतन योग्यताओं का विस्तार करना। ठीक है, तो एक अच्छा शिक्षक होने का क्या आपका महत्वपूर्ण कार्य होगा? ठीक है, तो राइट आंसर डी होगा, बच्चों में चिंतन योग्यताओं का विस्तार करना। एक अगला है, छात्र छात्राओं को बहुत अधिक या कठोर सजा देने से क्या होगा? ठीक है, स्कूल में अनुशासन अच्छा रहता है, छात्र छात्राएं दूसरे स्कूल चले जाते हैं, छात्र छात्राओं के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया होती है, अभिभावक स्कूल के खिलाफ सड़कों पर उतर जाते हैं। ठीक है, तो छात्र छात्राओं को बहुत अधिक या कठोर सजा देने से जो होता है स्कूल में अनुशासन, ये तो अच्छा नहीं रहता है। छात्र छात्राएं दूसरे स्कूल चले जाते हैं, ये भी नहीं है। छात्र छात्राओं के मन में स्कूल के प्रति, और ये देखिए उनके उनके जो मन में है उग्र प्रतिक्रिया कुछ समय के लिए स्कूल के प्रति बना हुआ रहता है। अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ है, क्या है? अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चों का गृह कार्य पूरा करने में वह कैसे और कितनी सहायता करें। अभिभावक अध्यापक को बच्चों का पूर्व वृत्त बताएं। शिक्षक अभिभावक को समझाए कि उसने बच्चों को कितने आधार पर कितने अंक दिए हैं। बच्चों की उपलब्धि और लक्ष्यों के बारे में अभिभावक दोनों सहमत हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। ये बच्चों की उपलब्धि और लक्ष्यों के बारे में अध्यापक से सहमति होना चाहिए। ठीक है, रटने की आदत का सबसे बड़ा नुकसान है। रटने की आदत का सबसे बड़ा नुकसान है, व्यक्तित्व विकास रुक जाता है, मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है, बुद्धि कुंठित होती है,
पाठ्य पुस्तक के सिवा कुछ और पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, तो रटने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो देखिए, रटने से मौलिक जो चिंतन होता है उसमें क्या होता है? बाधा पड़ता है। क्या होता है? बाधा पड़ता है। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? अभिभावक, छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षक। ठीक है, शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? तो शिक्षा की दिशा जो है आपको पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। नए ज्ञान का अध्यापन करने के पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता कैसे लगाएंगे? आपको जब आप पढ़ाते हैं तो लेसन प्लान हम लोग बनाते हैं। ठीक, क्या करते हैं? लेसन प्लान बनाते हैं, तो उसमें पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पढ़ाना रहता है आपको। ठीक है, तो नए ज्ञान का अध्यापन करने के पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान का आपका पता लगाना है। तो कैसे लगाइएगा? मनोविज्ञान की पुस्तक पढ़कर, उनसे प्रश्न पूछकर, उनसे बातें कर, उनके माँ बाप से पूछकर। ठीक है, तो नए ज्ञान का अध्यापन करने के पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता कैसे लगाएंगे? तो इसका जो हो यहाँ पर आपका देखिए, हम लोग क्या करेंगे, उनसे पहले प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछ करके वहाँ पर लाते हैं। ठीक है, पूर्व ज्ञान का पहले प्रश्न पूछ लेते हैं, जान जाते हैं, उसके बाद हम उस क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रश्न पूछकर होता है। ठीक है, चलिए, राइट आंसर बी है। शिक्षा तब भी सार्थक होगी जब वह शिक्षक केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। ठीक है, शिक्षा कब जो है यहाँ पर सार्थक होगी? शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह समाज केंद्रित हो। देखिए, यहाँ पर बोर्ड के अनुसार आंसर ये जारी किया गया था, समाज केंद्रित हो। ठीक है, क्या शिक्षण की कच्छ शिक्षण की सफलता का क्या रहस्य है? कच्छ शिक्षण की सफलता का क्या रहस्य है, आपको बताना है। ठीक है, तो कक्षा शिक्षण की सफलता का क्या रहस्य है? श्यामपट्ट का प्रचुर उपयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, कक्षा में पूर्ण अनुशासन, शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद। क्या सही होता है कक्षा के शिक्षण की सफलता के लिए? ठीक है, तो देखिए, कक्षा में शिक्षण की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये डी ऑप्शन, शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद। ये जब होगा तो कक्षा में शिक्षण सफल रहेगा। ठीक है, प्रयोग विधि से क्या होता है? छात्र अनुभव करके सीखते हैं, छात्र देख कर सीखते हैं, छात्र करके सीखते हैं, इनमें से सभी। ठीक है, प्रयोग विधि में क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो प्रयोग विधि में जो होता है छात्र करके सीखते हैं, छात्र करके सीखते हैं प्रयोग विधि में। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, आत्मसंतुष्टि पा सके, दूसरों पर प्रभाव जमा सके, परीक्षाओं में प्रथम आ सके। क्यों करना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन? ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए एक शिक्षक को? ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है? देखिए कि जो मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे तो उसकी सहायता से अपने शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावशाली बना सकेंगे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ए। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा है अध्यापक केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षण विधि केंद्रित। पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है ये हम लोगों को लेसन प्लान से संबंधित है, यानी शिक्षण विधि के अंतर्गत ये केंद्रित है। राइट आंसर डी होगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है आपको बताना है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, सबसे अच्छा तरीका क्या है? रटना, समझना, जोर जोर से पढ़ना, लिखकर याद करना। ठीक है, तो देखिए, याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो माना जाता है वो आप लिख करके याद कीजिए। क्या कीजिए? लिख करके याद करना जो है याद करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है, आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र जो सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता हो, उसे किस तरह संभालेंगे? उससे कक्षा का नेतृत्व करने को देंगे, उससे डांट कर बैठा देंगे, उससे रुचि के अनुसार कुछ कार्य दे देंगे, उससे कुछ ऐसा कार्य देंगे जो वह कर ना सके। क्या कीजिएगा? जब एक बुद्धिमान बच्चा आपके विद्यालय में रहेगा तो आप कैसे उसको संभालेंगे? ठीक है,
तो देखिए क्या करेंगे, तो उससे उसकी रुचि के अनुसार कुछ कार्य देना पड़ेगा आपको, तभी वह कार्य करता रहेगा, तो आप शांत रह पाइएगा, उसको संभाल पाइएगा। ठीक है, तो उससे उससे उसकी रुचि के अनुसार कुछ कार्य देंगे। राइट आंसर इसका सी होगा। यदि किसी शिक्षक को कोई बुरी आदत हो और वह चाहता हो कि विद्यार्थी उसका अनुकरण नहीं करे, तो उससे क्या करना चाहिए? अविलंब उस आदत को छोड़ देना चाहिए, उसका प्रयोग छात्रों के सामने नहीं करना चाहिए, छात्रों और खुद के व्यवहार की तुलना नापसंद करनी चाहिए, उस आदत को बरकरार रखना चाहिए। क्या यहाँ पर ऑप्शन आएगा? ठीक है, अविलंब उस आदत को छोड़ देना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई आदत तुरंत छूट जाए। उसका प्रयोग छात्रों के सामने नहीं करना चाहिए। राइट आंसर यही होगा। मान लीजिए कि छात्र आपका अनुकरण नहीं आप करवाना चाहते हैं कि वो ऐसा करे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप खाते पीते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उसको आपको विद्यालय में और छात्र के सामने नहीं करना चाहिए। यही ना होगा? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर गद्यांश है। क्या है आपका? गद्यांश है 115 से 120 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। आपको भी अनुच्छेद रहेगा, तो 115 से 120 तक नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। सवाल बस के मासिक पास से संबंधित था। उनसे पूछा जाता था कि मासिक पास बनवाना सस्ता पड़ता है या हर बार आते जाते बस में बैठने पर टिकट खरीदना सस्ता पड़ता है। इस खास सवाल के जवाब के अनुसार महीने में कार्य दिवस की संख्या को देखते हुए हर बार टिकट खरीदना सस्ता पड़ता था। फिर सवाल में कुछ चीज़ों को मानकर चला जा रहा था और ये चीज़ें बच्चों या उनके अभिभावक के यथार्थ से मेल नहीं खाती थी। बच्चे अच्छी तरह जानते थे कि यह उत्तर गलत है। आखिर उनमें से उनके अभिभावक परिवार के भरण पोषण के लिए दो दो अल्पकालिक काम करते थे। इस तरह इन बच्चों का अनुभव यह था कि हर दिन में कम से कम 4 बार बस बदलनी पड़ती थी और काम भी ऐसा था कि जिसमें न कोई भत्ता था, न कोई आगे की राह और पगार भी कम थी। यह पाठ्यक्रम स्पष्ट थोड़ा पक्षपातपूर्ण और संवेदना शून्य था, लेकिन रचनात्मक ढंग से उपयोग कर लिया। उसने पूछा कि बताओ इस उदाहरण में क्या गलत है और सोचो कि गणित तुम्हें अपनी और अपने अभिभावक की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को समझने में कैसे मदद करता है। ये आपका यहाँ पर पैसे दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो इसके आधार पर प्रश्न है, बच्चों को उत्तर गलत लगा क्योंकि उत्तर गलत था, प्रश्न गलत था। उनके जीवन के वास्तविक अनुभव के अनुसार हर बार टिकट खरीदना सस्ता नहीं था। उनके अभिभावक को 4 बार बस बदलनी पड़ती थी। ठीक है, तो बच्चों को उत्तर गलत क्यों लगा था? तो देखिए, बच्चों को गलत उत्तर इसलिए लगा था कि उनके जीवन के वास्तविक अनुभव के अनुसार हर बार टिकट खरीदना सस्ता नहीं था। ठीक है, क्योंकि उनको कितना 3 बार 4 बार बस बदलना पड़ता था। ठीक है, तो बच्चों का उत्तर इसलिए गलत लगा, बच्चों को उत्तर इसलिए गलत लगा। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम को पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम को संवेदना शून्य नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम में रचनात्मकता होनी चाहिए, गलत चीज़ का भी सृजनात्मक प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपको अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम में यहाँ पर जो गलत चीज़ का सृजनात्मक प्रयोग किया जा सकता है, उसको अच्छा बनाया जा सकता है। अगला है, विषय का अध्ययन अध्यापन तब बेहतर होता है जब विषय का अध्ययन या अध्यापन तब बेहतर होता है जब वह बहुत ज़्यादा बोझिल न हो, वह विद्यार्थियों की ज़िंदगी से जुड़ा हो और उसकी व्यवहारिक उपयोगिता हो, उसमें पक्षपात न हो, वह संवेदना शून्य न हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो विषय का अध्ययन अध्यापन तभी बेहतर होता है कब? जब वह विद्यार्थियों की ज़िंदगी से जुड़ा हो और उसकी व्यवहारिक उपयोगिता हो, उस विषय का अध्ययन अध्यापन बहुत ही बेहतर माना जाता है। जब बताई गई बातें बच्चों के यथार्थ से मेल खाती है तो उत्तर गलत नहीं होते, बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चों को समझने में आसानी होती है, पाठ्यक्रम पक्षपातपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, जब बताई गई बातें बच्चों के यथार्थ से मेल खाती है तो क्या होते हैं? बच्चों के उत्तर गलत नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत अनुभव करके बोलते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय क्या होना चाहिए?
परंपरा का ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थी की पसंद नापसंद का महत्व देना चाहिए, परिवेश के अनुभवों का समावेश करना चाहिए। इनमें से सभी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उनके परिवेश के अनुभव जो होंगे उनको समावेश करना चाहिए। ठीक है, जो पैसेज में है, काम भी ऐसा था जिसमें न कोई भत्ता था और न कोई आगे की राह और पगार भी कम थी। इस वाक्य से पता चलता है काम करने वाले मेहनती नहीं थे, जहाँ काम होता था वहाँ मालिक गरीब थे, काम करने के अवसरों का अभाव था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए काम भी ऐसा था जिसमें कोई भत्ता न कोई आगे की राह और पगार भी कम थी। इस वाक्य से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो था इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, काम तो अभाव था, जहाँ काम होता तो वहाँ मालिक गरीब थे, ऐसा नहीं था, काम करने वाले ये भी नहीं थे, यानी में से राइट आंसर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको नीचे इसका आंसर शीट भी दे दिया गया है। देखिए बहुत सा प्रश्न का आंसर आपको ऐसा लग सकता है कि ये नहीं होगा, तो आप अपने अनुसार भी देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो बोर्ड के अनुसार जो आंसर तय किया गया था हमने आपको उसके आधार पर यहाँ पर दे दिया है। अगर आपको उसमें भी लगता है कि ये है तो आप अपना देख के ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि किताब में जो दिया गया है उसके आधार पर हमने यहाँ पर आपको करवा दिया है। तो ये बिहार टेट 2012 का हल प्रश्न पत्र हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट को भी लेकर के आएंगे। तो जो शिक्षक यहाँ पर क्वेश्चन बैंक और जेटेट का न्यू सिलेबस दोनों कंप्लीट करना चाहते हैं और जुड़ कर तैयारी करना चाहते हैं तो 500 रुपये में घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।